भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, खासकर अगर ये भविष्य के बारे में हो। भौतिक विज्ञानी नील्स बोर का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच लिए गए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले की। नमस्कार, आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक विश्लेषण के आधार पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिका के सेंट्रल बैंक की हालिया ब्याज दर कटौती पर बात करेंगे और इसके आसपास जो भी उलझने हैं, जटिलताएं हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, तो हमारा स्रोत इंडियन एक्सप्रेस का वो एनालिसिस है जो इस पूरे मामले के अलग अलग पहलुओं को सामने लाता है। आज हमारा मकसद यही है कि इस अहम आर्थिक घटनाक्रम को बारीकी से समझें, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। और हाँ, आम जानकारी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये कटौती, जैसा मैंने कहा, एक बड़े ही अजीब और मुश्किल समय पर आई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक तरफ तो बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रही है और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई भी है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आमतौर पर साथ नहीं दिखती। तो फेडरल रिजर्व इस मुश्किल रास्ते पर बैलेंस कैसे बना रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये स्थिति पॉलिसी मेकर्स के लिए एक क्लासिक धर्म संकट जैसी है, आप कह सकती हैं। देखिए, फेडरल रिजर्व की दो मुख्य जिम्मेदारियां हैं, जिसे उनका ड्यूअल मैंडेट कहते हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सुनिश्चित करना, और दूसरा, कीमतों को स्थिर रखना, मतलब महंगाई को कंट्रोल में रखना। हाँ, पर आमतौर पे तो ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के उलट चलते हैं, है ना? मतलब जब इकोनॉमी अच्छी चल रही हो, नौकरियां बढ़ रही हो, तो महंगाई बढ़ने का डर रहता है, और जब इकोनॉमी धीमी हो तो बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई कम होती है। बिल्कुल, सामान्य हालात में तो ऐसा ही होता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस यही बताता है कि पिछले साल से अमेरिका में कुछ अजीब हो रहा है। वहां बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ बढ़ रही हैं, और ये फेड के लिए फैसला लेना बहुत बहुत मुश्किल बना देता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। अगर वो ब्याज दरें कम करते हैं तो शायद इकोनॉमी को थोड़ी रफ्तार मिले, रोजगार बढ़े, लेकिन इससे महंगाई और भड़क सकती है। और अगर वो दरें बढ़ाते हैं या वैसे ही रखते हैं तो महंगाई शायद काबू में आ जाए, पर फिर विकास और धीमा हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। मतलब एक बहुत ही महीन बैलेंस साधना है। बिल्कुल सही, यही दुविधा है। और इस आर्थिक पहेली के साथ साथ एक पॉलिटिकल एंगल भी है जिसका जिक्र आर्टिकल में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कई महीनों से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर पब्लिकली दबाव बना रहे थे कि वो ब्याज दरें कम करें, यहाँ तक कि उन पर बहुत देर करने का आरोप भी लगाया। और इस राजनीतिक दबाव का असर क्या फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर भी पड़ा है? ये चिंता तो अक्सर उठती रहती है। हाँ, और ये एक गंभीर चिंता है, जैसे एनालिसिस भी हाईलाइट करता है। फेड की स्वतंत्रता मतलब उसका बिना किसी राजनैतिक दबाव के फैसले लेने की क्षमता, ये अमेरिकी डॉलर और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। हाल की कुछ घटनाएं, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का फेड बोर्ड के एक गवर्नर लिसा को हटाने की कोशिश करना, जिसे अदालतों ने फिलहाल रोक दिया है, और स्टीवन मिरान जैसे व्यक्ति की नियुक्ति जिन्हें ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जोड़ा जाता है, इन सब ने फेड की आज़ादी पर अभूतपूर्व सवाल खड़े किए हैं। हम इस स्वतंत्रता के मुद्दे पर आगे और बात करेंगे। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ये असामान्य आर्थिक स्थिति और राजनीतिक माहौल, फेड ने आखिर ब्याज दर में कटौती का फैसला क्यों किया, खासकर तब जब महंगाई 4.3% पे है, जो उनके टारगेट से तो काफी ऊपर है। देखिए, चेयरमैन पावेल ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उसके हिसाब से ये फैसला मुख्य रूप से रोजगार बाजार को लेकर जो नेगेटिव रिस्क्स हैं, मतलब जो नीचे जाने के खतरे हैं, उनको ध्यान में रखकर लिया गया है। उनका तर्क है कि अगर ये जोखिम हकीकत बन जाते हैं तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ सकती है, मतलब बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, ले ऑफ्स हो सकते हैं। उन्होंने लेबर मार्केट की एक दिलचस्प तस्वीर भी पेश की थी, कुछ कम फायरिंग कम हायरिंग जैसा कहा था। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अगस्त में उन्होंने ये कहा था कि लेबर मार्केट एक अजीब से बैलेंस में फंसा हुआ लगता है, जहां कंपनियां ना तो बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं, लो फायरिंग, और न ही बहुत ज्यादा नए लोगों को रख रही हैं। ये इस बात का संकेत देता है कि शायद वर्कर्स की मांग, मतलब कंपनियों की तरफ से, और सप्लाई यानी वर्कर्स की तरफ से, दोनों में कमी आई है। पावेल के अनुसार ये स्थिति दिखाती है कि रोजगार के लिए नेगेटिव रिस्क बढ़ रहे हैं। ये वाकई एक अलग तरह की स्थिति है, लेकिन अगर जोखिम बढ़ रहे थे तो उन्होंने कटौती के लिए सितंबर तक इंतजार क्यों किया? पहले क्यों नहीं ये कदम उठाया?
पावेल ने खुद कहा कि वो देखना चाहते थे कि टैरिफ का असर, महंगाई का ट्रेंड और लेबर मार्केट की सिचुएशन आगे कैसे डेवलप होती है, और उनके मुताबिक इंतजार करना सही साबित हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर था 5 सितंबर को लेबर स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो का एक आंकड़ों का रिवीजन। आंकड़ों का रिवीजन? किस तरह का रिवीजन था ये? ये काफी महत्वपूर्ण था। ब्यूरो ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच जो नॉन फार्म पेरोल रोजगार थे, मतलब खेती बाड़ी के अलावा बाकी सब सेक्टर्स में नौकरियां, उनके आंकड़े को 9 लाख से भी ज्यादा कम कर दिया। ये जो पहले अनुमान लगाया गया था उसका लगभग आधा था। ओह, 9 लाख नौकरियों का रिवीजन! ये तो इकोनॉमी की सेहत के बारे में जो पहले सोचा जा रहा था उसे काफी हद तक बदल देता है। बिल्कुल। ये लेबर मार्केट में पहले सोची गई मजबूती से कहीं ज्यादा नरमी का एक बहुत साफ संकेत था। तो ये बड़ा रिवीजन और लेबर मार्केट में नरमी के जो दूसरे सबूत थे, पावेल के अनुसार उन्होंने पॉलिसी में बदलाव यानी इस कटौती को सही ठहराया। इसीलिए उन्होंने इस कटौती को एक सामान्य आर्थिक मंदी की प्रतिक्रिया नहीं कहा, बल्कि एक रिस्क मैनेजमेंट कट कहा है। मतलब भविष्य के संभावित बुरे हालात से बचने के लिए उठाया गया एक कदम। समझ गया, ये रिस्क मैनेजमेंट वाला एंगल अहम है। लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, महंगाई का क्या ये कदम महंगाई के जोखिम को और नहीं बढ़ा देगा, जो पहले से ही टारगेट से ऊपर है? ये चिंता बिल्कुल जायज है और फेड इससे अच्छी तरह वाकिफ है। वो साफ तौर पर अपने दोनों लक्ष्यों, रोजगार और महंगाई के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस या एसईपी। इसमें फेड के जो 19 टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इकोनॉमी, महंगाई, बेरोजगारी और ब्याज दरों पर अपने पर्सनल अनुमान बताते हैं। अच्छा, तो ये एसईपी रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है? क्या वो महंगाई को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं है? हालिया एसईपी रिपोर्ट थोड़ी मिलीजुली तस्वीर पेश करती है। ये 2025 और 2026 के लिए ग्रोथ रेट में हल्की सी बढ़त का अनुमान लगाती है, लेकिन साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के पूर्वानुमानों में कोई खास बदलाव नहीं दिखाती है। ऐसा लगता है कि उनका अनुमान है ये कटौती महंगाई को बेकाबू नहीं करेगी, जबकि रोजगार को शायद थोड़ा सहारा दे सकती है। वो एक तरह से बहुत पतली रस्सी पर चल रहे हैं। तो आगे क्या हम और ब्याज दर कटौतियों की उम्मीद कर सकते हैं? फेड का आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? यहीं पर अनिश्चितता और फेड के अंदर का मतभेद सामने आता है। जैसा नील्स बोर ने कहा था, भविष्य का अनुमान लगाना मुश्किल है। एसईपी डॉक्यूमेंट दिखाता है कि 19 पॉलिसी मेकर्स में से 10 मानते हैं कि 2025 में 2 और कटौतियों की जरूरत पड़ेगी, मतलब इस साल कुल 3। लेकिन बाकी के 9 सदस्य मानते हैं कि और कटौती की जरूरत नहीं है, यानी ये एक कटौती ही काफी है। अच्छा, यानी फेड कमेटी खुद ही भविष्य के रास्ते पर बटी हुई है। हाँ, और चेयरमैन पावेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना कि ये काफी असामान्य स्थिति है और पॉलिसी मेकर्स के लिए कोई रिस्क फ्री रास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी माना कि इस तरह का अंदरूनी मतभेद भी सामान्य नहीं है। ये स्थिति इस सवाल को और गहरा करती है कि सेंट्रल बैंक भविष्य की अनिश्चितताओं और इन अंदरूनी मतभेदों से कैसे निपटेगा, खासकर बाहरी दबावों के बीच। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फेडरल रिजर्व एक मुश्किल सिचुएशन में है, अपने डुअल मैंडेट को साधने की कोशिश कर रहा है और उसके सामने असामान्य इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पॉलिटिकल चुनौतियां हैं। बिल्कुल, और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस इस तरफ भी इशारा करता है कि फेड जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनमें से कुछ बाहरी फैक्टर्स, खासकर सरकारी नीतियों से पैदा हुई या बढ़ी हुई लगती हैं। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां थीं, उन्होंने इंपोर्टेड सामानों की कीमतें बढ़ाई, जिससे महंगाई पर प्रेशर बना। दूसरी तरफ उनकी इमिग्रेशन नीतियों ने लेबर सप्लाई को सीमित किया, जिसका असर वेजेस और लेबर मार्केट पर पड़ा। फेड का इन नीतियों पर सीधा कंट्रोल नहीं है। यानी फेड उन समस्याओं के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है जो कहीं और से शुरू हुई। हाँ, काफी हद तक ऐसा कहा जा सकता है, जो स्थिति को और भी पेचीदा बनाता है। और अब आते हैं उस स्वतंत्रता वाले मुद्दे पर। राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप और आलोचनाओं को देखते हुए फेड की स्वतंत्रता कितनी वास्तविक है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? ये एक बेहद गंभीर विषय है। दुनिया भर में सेंट्रल बैंकों की स्वतंत्रता को आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी माना जाता है। तर्क ये है कि अगर सरकारें, जो अक्सर चुनाव जीतने के लिए शॉर्ट टर्म फायदे देखती हैं और ज्यादा खर्च करना चाहती हैं, अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी को सीधे कंट्रोल करेंगी तो वो महंगाई बढ़ने का रिस्क लेकर भी ब्याज दरें कम रख सकती हैं। सरकारें सबसे बड़ी कर्जदार भी होती हैं, इसलिए उन्हें कम ब्याज दरें पसंद आती हैं। तो फेड की स्वतंत्रता का ग्लोबल लेवल पर क्या महत्व है?
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास की कुंजी है। दुनिया अमेरिकी डॉलर को एक प्रमुख रिजर्व करेंसी के तौर पर इसीलिए रखती है और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि फेड स्वतंत्र होकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से समझदारी भरे फैसले लेगा। अगर ये विश्वास कमजोर होता है कि फेड स्वतंत्र है तो डॉलर और अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट से भरोसा उठ सकता है, जिसके ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर और अस्थिर करने वाले परिणाम हो सकते हैं। हालांकि चेयरमैन पावेल बार बार ही दोहरा रहे हैं कि फेड स्वतंत्र है। हाँ, उन्होंने इस कटौती के बाद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड की स्वतंत्रता पर जोर दिया, लेकिन लगातार राजनीतिक हमलों और हाल की घटनाओं के कारण चिंताएं बनी हुई हैं। एनालिसिस में इस बात का भी जिक्र है कि भविष्य में फेड के कामकाज की एक स्वतंत्र जांच की मांग उठ सकती है ताकि उसकी प्रक्रियाओं और फैसलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो किसी भी बड़े सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता पर आंच आना ग्लोबल आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये सब समझने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? उन्हें किन पॉइंट्स पर खास ध्यान देना चाहिए? हाँ, यूपीएससी के नजरिए से ये पूरा मामला कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और इश्यूज को समझने का मौका देता है। पहला तो सेंट्रल बैंक का ड्यूल मैंडेट। इसकी प्रकृति क्या है और इसे हासिल करने में क्या प्रैक्टिकल चुनौतियां आती हैं, खासकर तब जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मेन इंडिकेटर्स एक साथ अजीब दिशा में जा रहे हों। हाँ, ये समझना जरूरी है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाम फिस्कल पॉलिसी। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? सरकार की खर्च और टैक्स नीतियां फिस्कल, सेंट्रल बैंक की ब्याज दर नीतियां मॉनेटरी को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? इनमें टकराव और कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल। तीसरा, सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता, ये क्यों महत्वपूर्ण है? राजनीतिक दबाव के क्या खतरे हैं? भारत के संदर्भ में भी आरबीआई की स्वायत्ता एक अहम मुद्दा है। इसके ग्लोबल क्या प्रभाव है? सही। चौथा, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस। अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी की नीतियां और आर्थिक स्थिति कैसे भारत जैसे दूसरे देशों और पूरे ग्लोबल सिस्टम को प्रभावित करती है, जैसे कैपिटल फ्लो, एक्सचेंज रेट, व्यापार पर असर। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। पांचवां, इकोनॉमिक डेटा का महत्व और उसकी सीमाएं। पॉलिसी बनाने के लिए भरोसेमंद और टाइम पर डेटा कितना जरूरी है। साथ ही ये भी समझना कि डेटा में बड़े रिवीजन कैसे पॉलिसी फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं और अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं, जैसा हमने रोजगार के आंकड़ों में देखा। हाँ, वो 9 लाख वाला रिवीजन। बिल्कुल। और आखिरी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यानी संरक्षणवादी नीतियां। टैरिफ जैसी नीतियों का महंगाई, व्यापार और लेबर सप्लाई पर क्या असर होता है? ये ग्लोबलाइजेशन बनाम प्रोटेक्शनिज्म की बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सभी बिंदु निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें करंट अफेयर्स के संदर्भ में समझना यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी फेडरल रिजर्व के हालिया ब्याज दर कटौती के फैसले और उसके आसपास की जटिलताओं पर हमारी आज की चर्चा, जो इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण पर आधारित थी। ये साफ है कि आने वाले महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था और फेड की नीतियां ग्लोबल सुर्खियों में बनी रहेंगी और इनके प्रभाव भारत सहित दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि कैसे बाहरी नीतियां जैसे टैरिफ या इमिग्रेशन सेंट्रल बैंक के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। लेकिन क्या किसी देश के अंदरूनी गहरे स्ट्रक्चरल मुद्दे जैसे इनकम इनइक्वालिटी, शिक्षा या स्किल की कमी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये भी मॉनेटरी पॉलिसी की प्रभावशीलता को इसी तरह लिमिट कर सकते हैं? क्या सिर्फ ब्याज दरों को ऊपर नीचे करने से इन गहरी समस्याओं का समाधान मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे आगे सोचने की जरूरत है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में, जहां स्ट्रक्चरल चुनौतियां काफी बड़ी हैं। बहुत ही विचार करने वाला सवाल है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के गहन विश्लेषण के साथ वापस आएंगे।